नमस्कार, मैं हूं अजय विक्रम सिंह। अभी सरकार ने संसद से कृषि से संबंधित कई अहम बिल पारित किए हैं। सरकार का दावा है कि ये बिल किसानों की तरक्की के लिए काफ़ी कामयाब साबित होगा, लेकिन विपक्षी दल इस पर सवाल कर रहे हैं। इन सभी सवालों के साथ हम मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ। तोमर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अजय जी। अब हम जो कृषि से संबंधित आपने बिल पारित किए हैं, इस पर सवाल करेंगे और ख़ासतौर से हमारे सवाल होंगे विपक्षी दलों से जुड़े हुए, क्योंकि आपने संसद में बहुत कुछ कहा। हम शुरुआत करेंगे जो बिल है, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं एक बाज़ार एक मंडी से संबंधित कि किसान अपना जो उपज है वो एक ही बाज़ार में बेच सकेंगे। इस बिल के बारे में बताएं कि ये बिल किस तरह से लाभकारी होगा और किस तरह से किसानों को खासतौर से फ़ायदा होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कृषि सुधार से संबंधित दो बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिए। एक बिल कृषि उपज का व्यापार बिना किसी रोक टोक और बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता पूर्वक हो सके, किसान अपनी मनचाही कीमत पर अपना उत्पादन बेच सके, इसकी स्वतंत्रता किसान को देता है। दूसरा बिल मूल्य आश्वासन के लिए किसानों का करार से संबंधित है। इस बिल के अंतर्गत छोटे किसान जिनकी छोटी जोत है, वे भी महंगी फसलें पैदा करने में सक्षम होंगे। इस बिल के माध्यम से गांव-गांव तक निजी निवेश पहुंचेगा, नई तकनीक पहुंचेगी और किसान अपने उत्पादन को वैश्विक मानकों के अनुरूप भी उत्पादित करने में सक्षम होगा। ये दोनों बिल बहुत अहम हैं। देश भर के किसान अनेक वर्षों से इस आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधेयकों के क्रियान्वित होने के पश्चात किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उसको उत्पादन का वाजिब मूल्य मिल सकेगा, निर्धारित समय में उसका पेमेंट उसे मिल सकेगा। इस बिल से राज्य के एक्ट के द्वारा बनी हुई एपीएमसी प्रभावित नहीं होती। किसान के पास अपनी उपज बेचने के लिए अब अन्य विकल्प भी मौजूद होंगे और व्यापारी भी बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आएंगे। उसका फ़ायदा अंततोगत्वा किसान को मिलेगा और विशेष रूप से व्यापार से संबंधित जो विधेयक है, इस विधेयक के अंतर्गत मंडी परिधि के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी, उस पर न तो राज्य सरकार का और ना ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स लगेगा। आप अभी बात कर रहे हैं कृषि उपज व्यापार विपणन विधेयक 2020 की। इसमें लेकिन सवाल भी मंत्री जी बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस विधेयक के आने के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी। जो मंडी व्यवस्था है, अगर वो ख़त्म होगी तो अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो लोग कहते हैं कि मंडियां ही उनके बुरे वक्त में काम आती हैं। मंडियां नहीं रहेंगी तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आश्वासन है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कृषि उपज मंडी ये राज्य का विषय है।
राज्य के कानून के अंतर्गत इन सभी मंडियों का संचालन होता है। हमने जो उपज के व्यापार और विपणन से संबंधित जो विधेयक बनाया है वो मंडी प्रेमाइसेस के बाहर ट्रेड करने की अनुमति देता है। इसलिए इस विधेयक से मंडी बंद हो जाएगी ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसान को अपनी उपज का मूल्य तय करने का कोई अधिकार आज तक नहीं था और वो कहाँ बेचेगा इसका भी अधिकार नहीं था, किसे बेचेगा इसका भी अधिकार नहीं था। वो अपने उपज को मंडी में लेकर आता था, मंडी में कुछ लाइसेंसधारी व्यापारी उसकी बोली लगाते थे, बोली उसकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, और जो बोली आती थी उसी पर बेचने के लिए वो विवश होता था। आज भारत सरकार ने किसान को ये स्वतंत्रता दी है कि वो मंडी के बाहर अंतर्राज्यीय ट्रेड में भाग ले सके और इससे किसानों को तो उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा ही, लेकिन साथ ही व्यापारी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अभी मंडी का लाइसेंसी व्यापारी सिर्फ मंडी की परिधि के भीतर ही व्यवसाय कर सकता है। इस एक्ट के आने के बाद वह पूरे देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकता है। कितने ही लोग इस व्यवसाय के लिए खड़ा हो सकते हैं और बड़ी मात्रा में जब व्यापारी खड़े होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी, तो व्यापारियों को जो फ़ायदा होगा वो तो होगा ही, लेकिन अंततोगत्वा ये विधेयक किसानों के लिए है और हम चाहते हैं कि मंडी के बाहर व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा हो और उस प्रतिस्पर्धा में किसान को उसका उचित मूल्य मिल सके। आपने प्रतिस्पर्धा की बात की, लेकिन विपक्षी दल लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था में जो एमएसपी की जो व्यवस्था है, जो एक बेंचमार्क होता था कीमत का, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। अभी हाल फिलहाल नहीं ख़त्म होगा, आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने स्वयं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सदस्यों को भी और किसानों को भी आश्वस्त किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य से पूरे देश को आश्वस्त किया है। एमएसपी पर खरीद होती रही है और एमएसपी पर खरीद होती रहेगी। इस मामले में किसी को चिंता करने की और किसी भी भ्रम में आने की किसान भाई को आवश्यकता नहीं है। आपने और प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरा आश्वासन दिया है और उम्मीद करते हैं कि देश इसको मानता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से उसी बात पे जाना चाहता हूँ। संसद भवन में जो विपक्षी दलों ने ये बात खास तौर से रखी कि अगर बिल के भीतर ये बात कह दी जाती कि एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीदेगा तो वो दंडनीय होगा, उसको शामिल अगर कर दिया गया होता तो शायद ये विवाद ना होता। एक तो प्रतिपक्ष के लोग एमएसपी की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि एमएसपी किसी कानून का अंग नहीं है और किसी कानून के अंतर्गत उसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। प्रतिपक्षी दल अगर ईमानदार हैं तो बिल में जो विषय हैं उन पर अपनी बात कहना चाहिए। जो बिल में प्रावधान हैं उन पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, उनका कोई विरोध भी वो शब्दों में नहीं कर पाते, बिल की आलोचना भी नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ बिल में नहीं है और जो चीज़ बिल में नहीं हो सकती है, सिर्फ उसी को कहकर जनता को और किसानों को भ्रमित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये बिल इतना ही किसान हितैषी है तो हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलित क्यों हैं? देखिए, पंजाब हरियाणा में जो विषय ध्यान में आया उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस गलतफहमी को स्थापित अपने राजनीतिक स्वार्थ और निजी स्वार्थ के लिए किया है। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि किसान जब इस बात को समझ जाएंगे तो किसान इनके साथ नहीं आएगा और अभी भी जो लोग आंदोलन में हैं वो पूरे किसान नहीं हैं। जिन किसानों को भ्रमित किया है उतना ही किसान वहाँ पर है, बाकी
मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये दोनों बिल किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। तो किसान को तो कोई तकलीफ़ है नहीं, इसमें दो ही लोगों को तकलीफ़ है, या तो राजनीतिक दलों को तकलीफ़ है, या किसानों का मुखौटा ओढ़कर जो सरकारों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं उन लोगों को तकलीफ़ है। कृषि मंत्री जी बड़ी बेबाकी से इन बिल पर जवाब दे रहे हैं। इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेलो अंकल। बेटा, इनसे ज्यादा बात नहीं करते, इन्फेक्शन का डर होता है ना। बहन जी, इनका रिस्क इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपके घर का कचरा भी उठाते हैं। इसीलिए अगर किसी का सत्कार ही करना है तो इनका करें। और घबराएं नहीं, इनकी भी समय समय पर जांच होती है। सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्री जी, हम उसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा बिल जो है उसके बारे में बात करते हैं। एक क्रांतिकारी बिल कहा जा रहा है, बहुत ज़रूरत मानी जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला जो बिल है। लेकिन इसमें सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप बढ़ावा देंगे तो किसानों की ज़मीन एक वक्त के बाद ये कॉरपोरेट उनकी ज़मीन ले लेंगे, वो गिरवी हो जाएगा। ये जो भ्रम की स्थिति है, क्या ये वास्तविकता है या फिर भ्रम है? इस विधेयक के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसान के साथ उसकी फसल का करार करने वाला कोई भी प्रसंस्कर्ता, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति जब करार करेगा तो उस करार में भूमि से संबंधित कोई लीज डीड, पट्टा इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। कानून में ही ये प्रावधान है। जो भी समझौता होगा वो सिर्फ किसान की फसल के लिए होगा। दूसरा, फसल का मालिक किसान ही होगा। जब किसान अपनी फसल की डिलीवरी किसी को दे देगा और उसके बाद उसे भुगतान मिल जाएगा, डिलीवरी देने के पश्चात ही उसकी फसल का कोई दूसरा मालिक हो सकता है। दूसरा, ये बिल इतना अच्छा है कि कोई भी देश का कानून किसान को बुआई के समय कीमत का आश्वासन नहीं देता। इस विधेयक में हमने प्रावधान ये किया है कि बुआई से पहले करारकर्ता और किसान जब बातचीत करेंगे तो बातचीत में जिस फसल के लिए वो बातचीत कर रहे हैं उस फसल का एक औसत मूल्य तय करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए केले की फसल के लिए एग्रीमेंट हो रहा है और केला का औसत मूल्य निकलता है कि भाई 10 रुपये किलो, तो दोनों लोग तय होंगे तो 10 रुपये किलो का करार वो करेंगे कि भाई फसल आएगी 10 रुपये किलो का पैसा मैं आपको दूंगा। इस विधेयक में हमने ये भी प्रावधान किया है कि 10 रुपये किलो देने के लिए तो वो व्यापारी बाध्य है ही, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो भी, कीड़ा लगे तो भी, ओला पाला पड़े तो भी, ये मूल्य व्यापारी को किसान को देना ही पड़ेगा जो एग्रीमेंट में उल्लिखित है। इसमें किसान की कोई जवाबदारी नहीं है। किसान का सिर्फ ये काम है कि जो मानक उसने बता रखे हैं उस मानक के अनुरूप वो फसल को पैदा करेगा। बाकी कोई रिस्क किसान की नहीं है। सारे जोखिम व्यापारी के हिस्से में ये एक्ट में प्रावधान है। दूसरा, अगर फसल आई और केला 10 रुपये की जगह 20 रुपये किलो मार्केट में हो गया, ऐसी स्थिति में किसान को तो 10 ही रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हमने ये भी प्रावधान किया है कि जब करार होगा तो उसमें यह भी उल्लेख करना पड़ेगा कि अगर भाव बढ़ेगा तो उसका कुछ प्रतिशत जो दोनों एग्री करें
वो प्रतिशत भी किसान को उस समय मिलेगा। तो ये बिल किसान को बुआई से पहले मार्केट उपलब्ध कराता है, कीमत की गारंटी उपलब्ध कराता है। दूसरा, इसमें हमने यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसान और करारकर्ता के बीच में कोई विवाद होता है तो किसान को एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम एक सुलह बोर्ड बनाएगा, व्यापारी से भी नाम लेगा, किसान से भी नाम लेगा। वो लोग 10-15 दिन में कुछ बातचीत करके रास्ता निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकालते हैं तो फिर एसडीएम के पास विषय आएगा और एसडीएम को 30 दिन के भीतर इसका निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करने का अधिकार एसडीएम को दिया है, लेकिन साथ ही एसडीएम को कानून में किसान के हित में बांधा भी है। अगर किसान की गलती है और किसान के खिलाफ एसडीएम का निर्णय आता है तो किसान के विरुद्ध उतना ही निर्णय वो दे सकता है जितनी मदद प्रोसेसर ने उसको फसल उगाने में करी है। लेकिन हमने इसमें भी एसडीएम को बांधा है कि एसडीएम आदान जो किसान ने प्राप्त किया है उसका भुगतान तो व्यापारी को करा सकता है, लेकिन उसकी ज़मीन के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दे सकता। मतलब ये निर्णय नहीं हो सकता कि किसान की ज़मीन बेच दो और इसका पैसा ऐसे वापस कर दो, एक बात। दूसरी तरफ अगर व्यापारी की गलती है तो व्यापारी को जो करार में उसने उल्लेख किया है वो तो उसको 100% देना ही पड़ेगा और साथ ही एसडीएम उस पर 150% का जुर्माना भी कर सकता है। दूसरा, व्यापारी चाहे तो इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन किसान कभी भी चाहे, उसे लगे कि भाई मैंने एग्रीमेंट थोड़ा कम रेट पर कर लिया है, मुझे निकलना है, तो किसान कभी भी बता के इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है। आपने सुलह और निपटारे की जो बात कही, मुझे उम्मीद है कि इस बिल को पढ़ने के बाद भी बहुत लोग या तो इस बात को बताना नहीं चाहे या फिर समझना नहीं चाहे। ये पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो होगा, लेकिन फिर भी उसमें एक सवाल ये बना हुआ है कि आपने अदालतों में जाने का रास्ता मतलब अपने एक्ट में ही रोक दिया है कि कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम के स्तर का अधिकारी ही, मजिस्ट्रेट के स्तर का अधिकारी ही उसका निपटारा करेगा। तो एक किसान है और एक बड़ा उद्योगपति है तो प्रभाव जो है उद्योगपति का ज़्यादा होगा। इस तरह की बातें जो आशंका है ये भी व्यक्त की जा रही है। मैं समझता हूँ ये आशंका निर्मूल है, क्योंकि बड़े आदमी के पास वकीलों की फौज होती है, छोटे आदमी के पास नहीं होती है। और न्यायालय के पास बोझ काफ़ी है। न्यायालय में जो निर्णय जाता है उसकी ये गारंटी नहीं है कि उसका निर्णय कितने दिन में होगा। तो एक किसान के साथ कोई विवाद हो गया और मान लो दीवानी मुकदमा 10 साल चला तो क्या होगा। इसलिए हमने योजना पूर्वक ही इसको एसडीएम तक रखा है, क्योंकि एसडीएम पर हम बंदिल लगा सकें कि 30 दिन में निर्णय आप दीजिए। मंत्री जी, इस बिल में भी इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि जब बड़ी कंपनियां जाएंगी, छोटे किसानों से बात करेंगी, उनके पास बार्गेनिंग पावर है नहीं, वो किसी भी कीमत में उनसे एग्रीमेंट कर लेंगे और वो उनकी जो कीमत का आश्वासन जो सरकार देती थी वो फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है कि एक बड़ा व्यवसायी और एक छोटा किसान किस तरह से बार्गेन कर पाए। देखिए, मैं एक तो इस बात के ही बहुत विरुद्ध हूँ कि लोग किसान को बेचारा बेचारा कहते हैं। किसान देश की बड़ी ताकत है। कोविड के संकट में भी किसान ने बताया कि देश की ग्रोथ को बढ़ाने में उसी का योगदान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने फसल की कटाई का काम, उपार्जन का काम, सारा का सारा काम किया। तो किसान बेचारा नहीं है, किसान ताकतवर है, किसान समझदार है, अपने हित और अहित को समझता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसको प्लेटफॉर्म देना। तुम उसको बेचारा करके मंडी में लाके उसका शोषण करते हो और बेचारा अन्नदाता ऐसे करके उसको बेचारे को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हो। हमने किसान को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है और किसान अब व्यापारी के साथ आंख में आंख डालकर बात करेगा
और वो ये कह सकेगा कि भाई इतने पैसे दे रहे हो तो दो, नहीं दे रहे तो दूसरा घर देखो। अब किसान को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब व्यापारी को अगर चाहिए तो व्यापारी गांव जाएगा, अपने आदमी को भेजेगा, उनकी क्वालिटी देखेगा, उनसे बातचीत करेगा, भाव तय करेगा, और जब सौदा हो जाएगा तो वहीं जाके तुलाई करेगा, वहीं से ट्रक में भर के ले आएगा। तो किसान को लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा। किसान को जो मंडी फीस देना पड़ती थी उस मंडी फीस से भी उसका बचाव होगा। तो कुल मिला के ये पैसा किसान के पास ही पहुंचेगा ना। हम ऐसा कैसे मानते हैं किसान के पास बार्गेनिंग ताकत नहीं है? छोटा वॉल्यूम होता है तो बार्गेनिंग की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, और इसलिए मोदी सरकार ने देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने की बात कही है। एफपीओ गांव-गांव में बन रहे हैं, उसका क्रम चालू है, और छोटे किसान उससे जुड़ेंगे तो उनकी बार्गेनिंग ताकत तो बढ़ने वाली है। आप इतनी तार्किक तरीके से बातें रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को जो भी सुनेगा उसके जो सवाल हैं, किसानों के सवाल का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन विपक्षी दलों को आप नहीं समझा पाए, जो किसान संघ हैं उनको नहीं समझा पाए। ये भी कहा जा रहा है कि आपने राज्यों को भी भरोसे में नहीं लिया। ये देखिए, दरअसल क्या है कि जब ये बिल बन रहे थे तो हमारे सभी अधिकारियों ने राज्यों के अधिकारी से बात की थी। राज्यों से जब अधिकारी स्तर पर बातचीत होती है तो उसमें अपना एक कमिटमेंट होता है, और कानून जिस रास्ते पर जा रहा है उसी पर बात होती है। वो कभी भी अलट पलट नहीं सकते, और वो सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक बयान भी नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से पॉलिटिकल लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तीनों चीज़ों का उल्लेख किया है जिन पर वो विवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है एपीएमसी एक्ट को बदलेंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार करने की इजाज़त देंगे, और जो अनिवार्य मंडी टैक्स है उसको समाप्त करेंगे। हमारे बिल में क्या है? यही तीनों चीज़ें हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि संविदा खेती को प्रोत्साहित करेंगे, जरूरी होगी तो उसके लिए कानून बनाएंगे। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करेंगे, और जो बंदिशें उनको समाप्त करेंगे, स्टॉक लिमिट को समाप्त करेंगे। हमारे तीनों एक्टों में क्या है? यही है। कांग्रेस जब घोषणा पत्र जाहिर करती है तो घोषणा पत्र क्या होता है? किसी पार्टी का कमिटमेंट ही है ना। तो जब मैं ये बिल बना रहा हूँ और ये बिल के जो तथ्य हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है, तो मुझे ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए कांग्रेस इससे सहमत होगी? या कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब दें कि वो घोषणा पत्र में कुछ भी लिखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या सरकार में बैठे मंत्री को कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहिए कि भाई घोषणा पत्र से आप पलटने वाले तो नहीं हो? या तो वो ये कहें कि हम अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था, मैं ऐसा मानता हूं ये कांग्रेस से कंसल्टेशन हुआ। पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, अमरिंदर ही नेता थे। अमरिंदर जी ने जो घोषणा पत्र घोषित किया उसमें ये प्रावधान था। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें इसकी रिकमेंडेशन थी। श्वेतकारी संगठन के बड़े किसान नेता, जिस कद का अभी कोई किसान नेता दिखता भी नहीं है, शरद जोशी साहब ने बरसों तक इसी एक्ट ख़त्म कर दो, एपीएमसी ख़त्म कर दो, मंडी में किसान का शोषण हो रहा है। नेशनल फार्मर कमीशन बना 2006 में, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें उन लोगों ने ये उल्लेख किया। नीति आयोग की कमेटी मुख्यमंत्रियों की बनी, मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की रिकमेंडेशन की। तो आप स्वामीनाथन साहब को नहीं मानना चाहते, आप मनमोहन सिंह को नहीं मानना चाहते, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को नहीं मानना चाहते, आप शरद जोशी की रिकमेंडेशन को नहीं मानना चाहते, आप नेशनल फार्मर कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानना चाहते, तो क्या मानना चाहते हो? कोई आर्गुमेंट बिल के बारे में कांग्रेस का और प्रतिपक्ष के लोगों का नहीं है।
फिर भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो बिल है ये संघीय ढांचे पर चोट है, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। ये बहुत से ऐसे विषय हैं जो दोनों केंद्र और राज्यों से संबंधित हैं। कंसल्टेशन कम से कम मुख्यमंत्रियों से ही कर लिया गया होता। देश के किसान और नागरिक बहुत समझदार हैं और वो मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं, और मोदी सरकार को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि हम वही करेंगे जिसका हमको अधिकार होगा। हमारा जो अधिनियम है, इस अधिनियम को संघ सूची में जो प्रविष्टि 42 है उसके अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार के लिए एक्ट बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसका उपयोग करते हुए हम इन एक्टों को लेकर आए हैं। ये किसी भी संघीय ढांचे पर कोई प्रहार नहीं करता और संघवाद को मजबूत ही करता है। एक आखिरी सवाल है, इस इंटरव्यू को विपक्षी दल भी देख रहे होंगे और ख़ासतौर से किसान ज़रूर देख रहा है। आपकी तरफ टकटकी लगा के बैठा हुआ है, बहुत सा भ्रम है, बहुत सा कन्फ्यूज़न है। इस इंटरव्यू का मकसद भी वही है। आप देश के किसानों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे एक कृषि मंत्री के तौर पर, और एक आप किसान पृष्ठभूमि से भी हैं, आप उनके दर्द को समझते हैं। क्या इस बात को पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और जो सरकार जो आश्वासन दे रही है वो पूरी तरह से एक्ट के ज़रिए भी, और जो एक्ट में जो बातें नहीं हैं वो भी किसानों के फ़ायदे के लिए ही होंगे? मैं इस अवसर पर देश भर के सभी किसान संगठनों को और किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि दोनों बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है, ये किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान को सुरक्षा देने वाले हैं, किसान की आमदनी को बढ़ाने वाले हैं, और किसानी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और निजी निवेश प्रचुर मात्रा में आए, इसको सुनिश्चित करने वाले हैं। एमएसपी के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूँ, एमएसपी जारी थी और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। एपीएमसी राज्य का विषय है, राज्य चाहेंगे तो एपीएमसी रहेगा। हमको एपीएमसी ख़त्म करने की कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन को अगर बेचे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाए, और एपीएमसी में आने के लिए किसान को बाध्य नहीं किया जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिन विषय को लेकर आए हैं, किसानों की तरक्की की जो बात की जा रही है, सरकार 2014 में जिस सपने को लेकर आई थी वो पूरा हो सके। किसान जो हम कल्पना करते हैं कि किसान भी एक बार तरक्की की ओर आगे बढ़ पाएगा, वो भी व्यापार की बातें करेगा, वो भी वाणिज्य की बात करेगा, वो भी एक्सपोर्ट की बात करेगा। हम इन सब उम्मीदों के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और आपको बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत ही साहस के साथ इस बिल को पारित किया। एक बहुत बड़ा साहस का काम किया है तमाम विरोधों के बाद। हम इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि आप जो बातें कहे हैं वो जो ज़मीन पर है फलीभूत होंगी, किसानों को वो फ़ायदा मिलेगा। दूरदर्शन से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो बड़ी बेबाकी के हिस्से के साथ ये कहे हैं कि किसानों की जो बात है, किसानों पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। एमएसपी बनी रहेगी, मंडियां राज्यों का विषय हैं, राज्य उसको देखेंगे, मंडियां भी खत्म नहीं होंगी, और इन सब से अलग किसानों की तरक्की होगी, किसान आगे बढ़ेगा। अभी तक जो बातें कही जा रही थीं वो ज़मीन पर उतरेंगी।